पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसके ऊपर दोनों ममालिक सिग्नेचर्स नहीं करेंगे। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दोनों ममालिक ने सिग्नेचर्स किए अभी। यहां तक तो हो गया बैकग्राउंड। जिस वक्त इस जंग का आगाज हुआ था ना, उसी दिन से सेन एनालिस्ट जो इस सारे सिनेरियो को समझते थे, इस रीजन को अंडरस्टैंड करते थे, जिसमें भारत से भी बहुत से लोग शामिल हैं, प्रवीण सानी साहब का मैं नाम लूंगा, वो उस दिन से बात कर रहे थे कि अब जो नया सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क बनेगा इस रीजन का, उसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार होगा। ये वो चीजें हैं जो अब हो रही हैं। जहां तक बात है कंफ्यूजन की, देखिए अभी तक इस पैक्ट की डिटेल्स उस तरह ओपन नहीं हुई हैं कि किस जगह पर उसको रेड लाइन कंसिडर किया जाएगा, किस तरह के जो हमले हैं उनके बाद जो है ये चीज उस पर लागू होगी कि दूसरे ममालिक भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। जो आपने टर्किश फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट का हवाला दिया, आप लोगों ने आधा सच तो बता दिया, मुकम्मल बात नहीं की। क्या कहा है टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने? उन्होंने कहा कि ये मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये मुआहदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद ये तो नहीं है कि ये इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये फलाने मुल्क के खिलाफ है, लेकिन आपके दोस्त के ऊपर आपके घर में घुसकर कोई प्रहार करे और आपका दोस्त सरेंडर कर दे कि भाई फिर ये हमने जो एग्रीमेंट किया है उसमें तो है ही नहीं कि आप मार खाएंगे तो हम आपको बचाने नहीं आएंगे, फिर दोस्ती किस बात की? हैदर हयात, देखिए वैभव, यही तो मसला है आप लोगों का। इसी तो तंग आप जवाब दीजिएगा। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं बहुत देर से। हजरत में आप जवाब दीजिएगा। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़े, मैं उनके पास चलना चाहूंगा। बहुत देर से हयात साहब आपकी बात को सुनकर ये मुस्कुरा रहे हैं। सर, इस मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है? एक बार हजरत लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा आपके पास में, आप अपनी बात पूरी करिएगा। जिस दोस्ती का सवाल मैंने आपसे किया उसका भी जवाब मैं आपसे लूंगा। सर, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप हैदर हयात साहब की बात को सुनकर। एक बार विस्तार से बताइए इस मुस्कान के पीछे का कारण क्या है? नमस्कार वैभव, नमस्कार हमारे को पैनलिस्ट को, दोनों को। देखिए, अभी ये पैक्ट साइन हुआ है, लेकिन अभी इसकी जो क्लॉजेज हैं उनमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि एक्शन किस तरह से कैसे लिया जाएगा। हो सकता है कि वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही हो तीनों देशों के बीच में, लेकिन मेरे को जो पब्लिक में जो न्यूज आई है उसमें ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आ रहा है कि ये कब होगा। इसका बेसिक उद्देश्य जो है वो ईरान के अगेंस्ट में रहा है। सऊदी अरेबिया को डर लग रहा है। सऊदी अरेबिया फील करता है कि उसके पास आर्म फोर्सेज है नहीं इनफ, तो उनको जो है किसी न किसी तरह से टेक्निकल सहायता मिले और मैन पावर की सहायता मिले, और इसीलिए मैन पावर पाकिस्तान से और टेक्नोलॉजी की जो सहायता है वो टर्की से, ये सोच के उन्होंने किया है। लेकिन हमारे एंगल से, हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो हमें भी इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करना चाहिए, क्योंकि ये पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की स्थिति को भी रीजन के अंदर थोड़ा मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान जो है अब फ्यूचर में फाइनेंशियल हेल्प सऊदी अरेबिया से ले पाएगा, टेक्निकल नो हाउ टर्की से ले पाएगा, और हो सकता है कि उसका उपयोग हमारी सीमाओं के ऊपर हो सके। तो हमें हमारे दृष्टिकोण से इसके ऊपर पैनी नजर रखनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है अपनी स्थिति को। गौरीशंकर जी, पाकिस्तान की स्वार्थ सिद्ध की राजनीति जो लगातार शुरुआत से करता रहा है, ये अहम पहलू है इस पूरे बातचीत में दस्तखतों के पीछे का। गौरीशंकर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो, आप जानते हैं कि रिलायबिलिटी पाकिस्तान की बहुत कम रही है। जब भी किसी के साथ पैक्ट करता है और मौके का जब समय आता है मदद करने का, तो वो मदद नहीं करता है, और उसको हम कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है उसके अंदर वो अपने जो प्रतिबंध हैं, जो अपने वायदे हैं, उनको पूरा नहीं करता। तो इस चीज को ध्यान में जरूर सब लोगों ने रखा होगा, लेकिन हमारे लिहाज से हमें इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। हमें तैयार रहना चाहिए कि इस पैक्ट का ऊपर भारत के ऊपर क्या असर हो सकता है। और इसी दृष्टिकोण से मैंने कल हमारे जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय है, उनके जो प्रवक्ता हैं, उनका स्टेटमेंट भी देखा था। उन्होंने ये कहा था कि हम इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं और हम इसका एनालिसिस करेंगे और जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो हमारा ये जो है इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जो ईरान
क्लियरली लगता है कि ईरान का हाथ ऊपर है और सऊदी अरेबिया को सपोर्ट चाहिए, इसलिए उन्होंने इस पैक्ट को किया है। और हो सकता है कि इससे जो है ईरान को थोड़ा सा यू नो उसको थोड़ा कंट्रोल में लाया जाए, लेकिन ईरान को नहीं लगता कि ईरान किसी भी तरह से ईरान के ऊपर इस पैक्ट का कोई असर होगा। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है और सऊदी अरेबिया के साथ भी। तो वो किसी न एक कंट्री को तो धोखा जरूर देगा, कैसे न कैसे एक कंट्री के जो वायदे किए हैं वो वापस निकालने की कोशिश करेगा। तो ये जो उनकी धोखेबाज की नीति रही है, और इससे भी फायदा ले लो उधर से भी फायदा ले लो, ये नीति पाकिस्तान की इस पैक्ट के अंदर बड़ी बात को गौरी क्लियरली शंकर नजर जी आ मैं रही है। हैदर हयात के पास लेकर जाना चाहूंगा। हैदर हयात साहब, पाकिस्तान ने इस समझौते को अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए किया है, तो मुझे नहीं लग रहा है, शायद मैं गलत हूं। लेकिन वैभव, आप लोगों की चूंकि अप्रोच ही बड़ी नैरो है, इसलिए आप लोग इससे आगे का कभी सोच ही नहीं सकते। यही वजह है कि इस रीजन का इतना बड़ा मुल्क जिसकी 1.5 अरब की आबादी अप्रैल है, 2026 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अतिरिक्त $3 अरब लगभग 2800 करोड़ रुपए का डिपॉजिट दिया। इसके अलावा सऊदी अरब ने पाकिस्तान के पहले से मौजूद 5 अरब के वित्तीय समर्थन लोन को आगे बढ़ाया। ये खबरें जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, खंगालेंगे नजर, तब पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के ऊपर कितना निर्भर है। सऊदी अरब के सहारे उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है, एक बड़ा हिस्सा। अब अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको जवाब बिल्कुल दूं बिल्कुल दीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप लोगों की अप्रोच रही हमेशा नैरो है। आप लोग इस चीज से, इस सर्कल से खुद को बाहर निकाल ही नहीं पा रहे गुज़िश्ता चंद सालों से। यही वजह है कि आज इस खित्ते का एक बड़ा मुल्क जो आबादी के एतबार से इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है, जो खुद को विश्व मित्र कहता है, इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस के अंदर एक कॉर्नर्ड स्पेक्टेटर से बड़ी हैसियत नहीं है उसकी। और जिस तरह गुप्ता साहब ने फरमाया, जो उन्होंने कंसर्न तो एड्रेस कर दिया भारत का कि पाकिस्तान का इस रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो भारत के लिए खतरनाक चीज है। बाद में आपने उनके मुंह में जो अल्फाज डाले, जो बुग़्ज़ उनका पाकिस्तान के खिलाफ था, जो जहर था, वो उन्होंने उगल दिया। लेकिन हकीकत यह है कि आप लोगों को परेशानी है कि जो एक नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है, उस नए ग्लोबल ऑर्डर में पाकिस्तान एक बेहतरीन पोजीशन में है। आपको नहीं लगता है आपको? मुझे मुख्तसर सबक दीजिएगा। बहुत पाकिस्तान एक सवाल में जोड़ दूं ना, पोजीशन में है, एक और सवाल में जोड़ भारत दूं जो ना, है वो अभी यही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इस नए ग्लोबल ऑर्डर में भारत ने खड़े कहां पर होना है। तो ये बुनियादी तौर पर आपका मसला है। जहां तक बात है पाकिस्तान और सऊदी अरब की और पाकिस्तान और तुर्किया की, इंटरनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्रफल को लेकर, और 11 अगस्त की तारीख आपको याद होगी, बलूचिस्तान की तरफ से कह दिया गया है कि अपना नया झंडा लहराएंगे और अपने आप को आजाद घोषित करेंगे। 11 अगस्त की वो तारीख आपके जो सत्ताधारी, शासनधारी है ना, उनके कानों में गूंज रही होगी बलूचिस्तान की आजादी को लेकर। अब आप देखें ना किधर से बलूचिस्तान में पहुंच गए, बिकॉज नहीं तो आप जिस ग्लोबल स्तर पर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ग्लोबल स्तर पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भाई बहुत शानदार देश वैश्विक स्तर पर बन रहा है, IMF के कर्जे पर आपकी अर्थव्यवस्था चलती है। सर सिर्फ एक स्टेटमेंट सैयद अब्बास अरागची साहब की बता देता हूं। वो इस पैक्ट के बाद ट्वीट क्या करते हैं? Iran's powerful armed forces have shown their readiness, capability and might in face of the world's most expensive military. आगे क्या लिखते हैं? When Muslims stand together, we can face every challenge by malicious outsiders head on. Time to rely only on ourselves and embrace true brotherhood. ये कौन ट्वीट कर रहे हैं? ईरान का फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची साहब। तो आप इस चीज को समझें, निकले नैरो अप्रोच से। ये जो कुछ हो रहा है, मैं आपको आज आपके प्रोग्राम में ये बता रहा हूं वैभव, कि ये जो अलायंस बना है, बात का जवाब जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, हम आप नैरो माइंडेड हैं। हयात साहब और इनका मुल्क पूरे विश्व पटल पर जो है वो अपनी शानदार छवि छोड़ रहा है, जवाब दीजिएगा आप। देखिए, ये प्रॉब्लम है कि जब पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं यहाँ पे, हैदर जैसे, तो वो क्वेश्चन को आंसर करने की जगह वो भारत के ऊपर अपनी टिप्पणी देने शुरू कर देते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इनको वो एक
एक इंडिया इनडाइजेशन में बोलता हूँ, वो बार बार उसको भारत 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 का जिक्र करते हैं। हम यहाँ पे इस पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे टर्की के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसको ईरान के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसको बार बार इसको इंडिया का जिक्र कहाँ से आ गया मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज ये पैक्ट तो कहीं भी इसको इंडिया सेंट्रिक है ही नहीं। जनरल साहब, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, गुप्ता साहब ने भी इसको इंडियन एंगल से डिस्कस किया, तो तो बता दें गुप्ता साहब भी कहीं आईएसआई के एजेंट तो नहीं है? वो आप भी कह देंगे आईएसआई के एजेंट है, जिन्होंने कह दिया कि इस रीजन में पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। गुप्ता साहब, जो एम्बेसडर गुप्ता ने बोला, आप उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझिए, आप उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे। इसको एम्बेसडर गुप्ता ने यह बोला है कि अगर ये पैक्ट पाकिस्तान करते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है, देखिए टर्की के साथ तो आप पहले से ही हथियार आप उनसे ले रहे हैं, सिंदूर के टाइम भी आपने उनसे हथियार लिए, और टर्की और आपके बीच में जॉइंट कोलैबोरेशन इतने सालों से चल रहा है, तो वो तो कोई नई चीज नहीं है ना, आपको एक पैक्ट में जाने की जरूरत क्या पड़ी, बिकॉज टर्की तो इसको पहले से आपको सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ आपने पिछले साल सितंबर 2025 में डिफेंस पैक्ट आपने कर ही रखा है, तो सऊदी अरेबिया के साथ भी जाने की जरूरत क्या थी? तो ये चीज आपको समझना है, ये पैक्ट आप अभी इसको क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप एक चीज जो आप एक देशों के साथ रिलेशनशिप आप बनाना मांगते, आप उसको एक पैक्ट में कन्वर्ट करते कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को तकलीफ ना हो। बिकॉज आज क्या है पाकिस्तान, देखिए आप अपने आप सोचिए, आपकी इकोनॉमी एक डेट पे चलती है, आप भी जानते हैं, पर आप इसको प्रोग्राम में एडमिट क्यों नहीं करते? आपके काफी पैनलिस्ट आके एडमिट करते हैं इस प्रोग्राम में यहाँ पे आके, और वो बोलते हैं कि आपकी हयात साहब को सत्ता की चरण वंदना से फुर्सत ही नहीं मिलती है। गुप्ता जी के